बंधुओं, आज के वीडियो में मैं एक पुस्तक समीक्षा लेकर के आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास की किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिससे कि इतिहास अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसी श्रृंखला में मैं आज इस पुस्तक की समीक्षा करने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, एनिसेंट इंडिया। इसके लेखक हैं बी.डी. महाजन। तो आइए इस पुस्तक की समीक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आपके पास बहुत अच्छी तरीके से पहुंचते रहें और आपका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से जारी रहे। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें प्रारंभ से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय लिया गया है। इस काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन कौन से प्रमुख वंश हुए, कौन कौन से शासक हुए और किस तरीके से उन्होंने शासन किया है, इसका पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी.डी. महाजन, जो विद्याधर महाजन हैं। बहुत ही जाने माने इतिहासकार हैं और विषय विशेषज्ञ हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। प्रकाशक का नाम है एस चांद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली। ये भी जाने माने प्रकाशक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्या हो रहा है? हाँ, पुस्तक का मूल्य है 395 रुपए और कुल अध्याय इसमें 52 है। प्रथम अध्याय में भारत का परिचय दिया गया है कि भारत देश का नामकरण कैसे हुआ, कैसे उसका विकास हुआ है। अंतिम अध्याय में दिया गया है कि क्या गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था। इस पर विभिन्न इतिहासकारों के विचार दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं पुस्तक में क्या खास विशेषताएं हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज है विषय वस्तु में सारगर्भिता। जो विषय वस्तु अध्यायवार दी गई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, विवेचनात्मक है, वर्णनात्मक है और उसमें सार तत्व है। कहने का मतलब है जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पुस्तक में गहराई है, इसे पढ़ना चाहिए। अगली बात है विषय वस्तु का क्रमवार विभाजन। जो विषय वस्तु है वो अध्याय के अंदर जो दी गई है, तो अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत के समाज का वर्णन किया गया है, तो समाज में उसमें दिया गया है कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासन कैसे चलता था, लोगों की समस्याएं क्या थी, या लोग किस तरीके से रह रहे थे, किस तरीके से उनकी सोच थी, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी। सारी चीज़ों को क्रमवार तरीके से लिख करके उसका विस्तृत विवेचन दिया गया है, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगली बात हम भाषा की दृष्टि से अगर करें तो चूंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक है और उस काल में जो मौलिक भाषा थी वो संस्कृत थी, इसके कारण से लेखक ने भी ये ध्यान रखते हुए संस्कृत के अनेक शब्दों का उपयोग किया है ताकि उस समय की मौलिकता को समझा जा सके। तो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार जो भाषा लिखी गई है अध्याय के अनुसार, उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनके बारे में सारी की सारी बातें दी गई हैं, जिससे पढ़ने में बहुत रुचि उत्पन्न होती है। अगली बात है वर्णनात्मक गंभीरतापूर्ण शैली। जो स्टाइल है लेखक का वो बहुत ही अच्छा है। वो कैसा है? वर्णनात्मक है, यानी कि वर्णन किया जा रहा है चीजों का है। और उसमें क्या है? उसमें गंभीरता है। गंभीरता का तात्पर्य है कि इतिहास में जब तक गंभीरता नहीं होगी, जब तक मौलिकता नहीं होगी, तब तक जो सुधी पाठक है, सामान्य पाठक नहीं, जो सुधी पाठक है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो स्नातक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो परास्नातक की तैयारी कर रहा है, जिसे अपना कैरियर बनाना है, वो उन चीजों को ढूंढता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और गूढ़ हैं। कि सामान्य पाठक तो थोड़ा सा पढ़ेगा, उसे इतिहास समझ में नहीं आएगा, वहीं छोड़ देगा। लेकिन जो सुधी पाठक है वो बराबर उन चीज़ों की खोज करता है
जो कि सूक्ष्म होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। तो शैली की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखें, अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो आवश्यकता अनुसार चित्रों का उपयोग किया गया है। पूरी पुस्तक के अंदर अगर देखा जाए कि सैंधव काल की कला क्या थी, या वैदिक काल की कला क्या थी, या गांधार कला क्या थी, और इसी तरीके की जो और तमाम चित्र हैं उनको शामिल किया गया है ताकि उस चीज को आसानी से समझा जा सके। अब केवल कहने से कहते हैं कि भाई उस कला की ये विशेषता थी, तो कम लोग समझ पाएंगे, कम चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन वही जब हम चित्र दिखा करके बात को स्पष्ट करेंगे तो लोग आसानी से समझ लेंगे और ज्यादा लोग समझ लेंगे। तो ये विशेषता इसमें पाई जाती है। अगली चीज है मानचित्रों का निरूपण। अगर हम कहें कि पांचाल राज्य कहाँ था, अंग कहाँ पर था, यौधेय कहाँ पर था, तो हम केवल उसके नाम को रट लेंगे, लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी अवस्थिति अगर हमें पता नहीं होगी तो क्या होगा कि हम जब इतिहास का वर्णन करेंगे तो चीजें इधर की उधर हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने पूरा ध्यान रखा है कि उन महत्वपूर्ण राज्यों का, उन महाजनपदों का, उन स्थानों का जो राजधानियां थी, वो नगर, उनको बाकायदा मानचित्र में दर्शाया है ताकि उसकी लोकेशन को आसानी से समझा जा सके। अगली बात है फुटनोट्स के द्वारा व्याख्या। जब लेखक विषय सामग्री को प्रस्तुत करता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कठिन होती हैं थोड़ी सी, या उस समय वो चल रही थी अब नहीं चल रही हैं, तो लेखक को तो समझाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि ये चीज भाई क्या थी, कैसे थी। तो लेखक ने जिस पृष्ठ पर वो आई है, चाहे वो टेक्निकल टर्म हो, शब्द हो, चाहे कोई वाक्य हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, अगर उससे संबंधित कोई भी चीज है तो पृष्ठ के नीचे एक लाइन डालकर उसके नीचे फुटनोट के रूप में उसको, उसकी व्याख्या की है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि उपनिषद थे। अब उपनिषद जानते ही नहीं हम क्या थे उपनिषद, तो क्या किया उन्होंने, ऊपर उपनिषदों के नाम लिखे हैं और नीचे लाइन खींच करके बताया है कि उपनिषद का मतलब क्या है। तो इससे क्या है कि जो पढ़ने वाला पाठक है उसको आसानी से वो चीज समझ में आ जाती है। अगली बात है अध्याय के अंत में पुस्तकों की सूची। लेखक ने बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया है। लेखक नहीं चाहता है कि केवल आप हमारी पुस्तक पढ़िए, लेखक ये चाहता है कि आप इतिहास का ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिखा है वो तो दिया ही है, साथ में अगर आप उस टॉपिक से संबंधित और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो एक लंबी सूची पुस्तकों की दी है सजेस्टेड रीडिंग्स के रूप में, कि आप ये चीज उस पुस्तक में जाकर भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कभी एक पुस्तक में हमें सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो हम पुस्तकों की सूची चूंकि दी गई है तो वहीं से हम ये भी जान सकते हैं कि अन्य लेखक ने उसमें क्या लिखा है, हम उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम और जानना चाहते हैं तो हम केसी श्रीवास्तव की पुस्तक पर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है कि उनकी पुस्तक आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब देखेंगे अगली बात क्या है कि इतिहासकारों के विचारों का प्रतिपादन। जब लेखक किसी भी टॉपिक का वर्णन कर रहा है, किसी व्यवस्था का वर्णन कर रहा है, तो उस व्यवस्था के बारे में अन्य इतिहासकार ने क्या लिखा है, उसका क्या विचार है। जैसे मान लीजिए पाणिनि की अष्टाध्यायी है, अब अष्टाध्यायी का हमने जो वर्णन किया है या वी.डी. महाजन साहब ने जो वर्णन किया है वो अपना विचार है उनका, लेकिन उसी के बारे में श्रीमाली क्या सोचते हैं, केसी श्रीवास्तव जी क्या सोचते हैं, या दूसरे लोग क्या सोचते हैं, या सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई केंद्र है, उस केंद्र के बारे में सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं, दयाराम साहनी क्या कहते हैं, या राखालदास बनर्जी क्या कहते हैं। तो इससे क्या है, इससे हमारे ज्ञान में जो है शार्पनेस आती है, उससे ये पता चलता है कि हम उसके बारे में कितने लोगों के विचारों को जानते हैं, कितना गहराई तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इतिहासकारों के विचार दिए गए हैं। अगली बात, पृष्ठभाग पर अन्य पुस्तकों की जानकारी। इसका मतलब जो पुस्तक है उसके पीछे अन्य पुस्तकों की जानकारी दी गई है कि ये तो प्राचीन भारत की पुस्तक है,
आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी पुस्तक उपयोगी रहेगी। आप आधुनिक भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, आप विश्व इतिहास को जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो सूची भी दी गई है जो पाठकों को बहुत मदद करती है आपकी स्टडी के लिए। अगली बात है, और वो मैं कहूँगा सुधी पाठकों एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। कुल मिलाकर के अगर पुस्तक का अध्ययन किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है उन छात्रों छात्राओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अथवा स्नातक स्तर की अथवा परास्नातक स्तर की इतिहास विषय की परीक्षा देना चाहते हैं, तो वे पुस्तक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जीएस में भी 20% के आसपास इतिहास के प्रश्न आते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसका अच्छी तरह अध्ययन कर सकते हैं। परामर्श के रूप में अब आप कहेंगे कि सर आपने पुस्तक की तो बहुत तारीफ कर दी है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आपको कोई कमी नहीं नजर आई? तो जी हाँ, हमको एक कमी भी नजर आई और उम्मीद करते हैं कि लेखक जब नया संस्करण लिखेंगे तो वो उसमें इसका सुधार करेंगे। और वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न आते रहे हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा से संबंधित हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो, अगर अध्याय के अंत में उन प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो इस पुस्तक में और 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि लेखक जब अगला संस्करण लिखेंगे तो शायद हमारी बात का ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के पुस्तक बहुत अच्छी है। आपने हमारा वीडियो देखा, अवलोकन हेतु आभार। इस तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तब तक के लिए बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।